हाँ एवरीवन, अभी हम इलस्ट्रेशन 28 करेंगे। ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में आपको देखना है एंड बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में तो जैसे मैंने कहा था, जो एक रेफरेंस के लिए पीडीएफ था सेपरेटली, उससे आपको करना था एंड ताकि आपका सीरियल नंबर में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अब क्वेश्चन बैंक में आएगा, क्वेश्चन बैंक में इलस्ट्रेशन 28 आपको मिलेगा एंड ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सवाइजेड लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन में फ्री लेक्चर सेक्शन में जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जितने क्वेश्चंस हैं उसका ऑडियो डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत पहले से ही है। तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, जहाँ पर इलस्ट्रेशन सारे ही हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऑडियो डिस्कशन करके वहां पर डाला हुआ है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का ऑडियो डिस्कशन हुआ है, उससे भी आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। चलिए ये इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। एक्सवाइजेड लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। It provides INR 10 lakh rupees, INR यानी रुपी 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है टू इट्स होली ओन इंडियन सब्सिडरी। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन है, 10 लाख रुपीस का लोन दिया है। हाउ शुड द लोन बी अकाउंटेड फॉर इन द इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ। XYZ ने लोन दिया है अपने किसको, होली ओन सब्सिडरी एबीसी को दिया है। तो XYZ के बुक्स में भी बताओ, एबीसी के बुक्स में भी बताओ, और कॉन्सोलिडेशन बनाएगा ना XYZ, क्योंकि एबीसी उसका सब्सिडरी है, तो कॉन्सोलिडेशन में बताओ। तीन सिनारियो है। पहला, द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, ये हम डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले मैं पॉइंट नंबर बी डिस्कस करूंगा ताकि मैं आपको पॉइंट नंबर ए में ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊं। तो पॉइंट नंबर ए रिपेबल ऑन डिमांड एंड पॉइंट नंबर बी है द लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 years। द करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज 10% पर एनम फॉर बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो पॉइंट नंबर बी डिस्कस करेंगे। हालांकि यहां पर ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं लेगा, XYZ एबीसी से इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो पॉइंट नंबर 2 में बी में मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लोन 10 लाख रुपीस का दिया गया है। XYZ ने एबीसी को 10 लाख का लोन दिया है और इसे फ्यूचर में क्या मिलेगा, इसे फ्यूचर में इंटरेस्ट नील नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है। सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। और थर्ड ईयर में सिर्फ 10 लाख रुपए जो लोन लिया है वो दे देगा। तो आप बताइए, यहां पर मैंने 10 लाख का लोन दिया है अपने सब्सिडरी को और मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 लाख मिलेगा। तो क्या मैं आज लोन 10 लाख का मान सकता हूं? जी नहीं, मैं चेक करूंगा कि इतना कैश फ्लोस अगर मुझे फ्यूचर में मिलेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या, वही मैंने लोन दिया देखा जाए तो एक्चुअल में मैंने लोन कितना दिया है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, 10% मेरा इंटरेस्ट रेट है, सिमिलर लोन का 10% है बताया। सिमिलरली अगर मान लो मेरा ये सब्सिडरी नहीं होता तो मैं जनरली 10% का लोन लेता, 10% इंटरेस्ट लेता। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, आ गया, जो भी मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे उसको मैं 10% से खींचूंगा। नील को 10% से खींचा, नील ही आएगा ये तो नील ही आने वाला है। 10 लाख थर्ड ईयर में डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 751314, यानी ये हम नहीं दिखा सकते। फेयर वैल्यू ऑफ लोन कितना होगा, क्योंकि इनिशियली हम फाइनेंशियल एसेट, मैंने लोन दिया है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। इनिशियली मैं फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू में दिखाता हूं, है ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ लोन कितना होगा, 751314। लेकिन मैंने लोन तो इतना नहीं दिया, मैंने तो 10 लाख रुपए दिए। तो देखा जाए तो जर्नल एंट्री अगर मैं पास करके आपको समझाऊं, मैं कहूंगा मैंने 10 लाख रुपीस दिया है, लेकिन मैं फाइनेंशियल एसेट कितने का दिखाऊंगा, लोन अकाउंट, लोन डेट इज फाइनेंशियल एसेट। लोन में कितने का दिखा सकता हूं, 751314 का मैं लोन दिखाऊंगा। मैंने पैसे दिए 10 लाख और मैं दिखाऊंगा 751314 का लोन। तो बाकी का क्या, क्या बाकी को मैं एक्सपेंसेस मान लू, बाकी को मैं एक्सपेंसेस खर्चा मान लू, कितना, 10 लाख माइनस 751314, 248686। क्या मैं इसे खर्चा मानूं कि क्या मानूं, वो डिपेंड करेगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एम्प्लॉय को देता, तो एम्प्लॉय को देता तो ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय पे मैं, देखा जाए तो मैं ये एहसान कर रहा हूं, यानी XYZ एबीसी पे इतने का एहसान कर रहे हैं। मतलब
XYZ ने ये जो लोन दिया है 10 लाख, इसे फ्यूचर में जो पैसे मिलेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना ही हो रहा है। यानी XYZ ने क्या ABC पे एहसान किया? जी हाँ, 248686 उसने ज्यादा दे दिया। उसे जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसे उसके लिए इतना ही पैसा देना था, पर पैसे तो ज्यादा दे दिए उसने। कितने? 248686 उसने पैसा ज्यादा दे दिया। तो ये जो ज्यादा पैसा दिया, क्या इसे मैं एक्सपेंसेस दिखाऊं कि क्या दिखाऊं? वो अलग अलग मैटर पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं इस पे एहसान कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, वो कारण ढूंढना है मैं। मान लीजिए मैं इसे ऐसे ही एहसान कर रहा हूं, एकदम ही बाहर का बंदा, कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तो मैं एक्सपेंसेस ही दिखाता। मान लीजिए ऐसा हुआ कि मेरा एम्प्लॉई है, मैं इस पे एहसान कर रहा हूं और ये एम्प्लॉय मुझे 3 साल का सर्विस भी तो देगा, क्योंकि 3 साल तक ये रहेगा नहीं, तो मैं इससे इसका लोन वापस से डिमांड करवा लूंगा मैं। अगर ये एम्प्लॉय होता तो मैं दिखाता प्रीपेड एम्प्लॉय इतने का, और बाद में मैं 3 सालों में तोड़ तोड़ के 1/3 में एक्सपेंसेस दिखाता। मान लीजिए मैंने कुछ लीज लिया है जिसके लिए मैं 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा हूं, बाद में मुझे 10 लाख मिल जाएगा, तो ये लीज से रिलेटेड है, तो वो लीज एक्सपेंस होगा, तो ओवर द लीज टर्म हम उस लीज एक्सपेंस को दिखाएंगे। पर यहां पर आपको ढूंढना है एहसान का कारण। यहां पर देखिए, ना ही एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ना ही कोई लीज वगैरह हुआ है, ना ही कोई ट्रांजेक्शन वगैरह, कुछ भी नहीं है, मतलब सेपरेट कोई रिश्ता नहीं। एक रिश्ता है XYZ का ABC के साथ, होल्डिंग सब्सिडरी का, है ना, होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर XYZ ABC पे इसलिए एहसान कर रहा है क्योंकि ABC उसकी सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी पे जो भी पैसा आप लगाते हो अलग से, उसे हम क्या मानते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मेरा सब्सिडरी में लगाया हुआ पैसा होली ओन्ड इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट ही तो हो गया ये। तो ये इन्वेस्टमेंट का केस है, इसीलिए मैं इसे क्या दिखाऊंगा पता है? इसे मैं एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा। आप देखिएगा अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज दिखाते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग दिखाते हैं, वो डिपेंड करेगा, रिश्ता ढूंढना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहां पर मैं एक्सपेंसेस नहीं दिखाऊंगा, यहां पर मैं क्या दिखाऊंगा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस लिए एहसान कर रहे हो। यहाँ पर एम्प्लॉय होता तो प्रीपेड एम्प्लॉय आता, ओवर द पीरियड एक्सपेंस दिखाया जाता, है ना। लीज होता तो प्रीपेड लीज या कुछ भी लीज दिखाते हो, लीज का एक्सपेंसेस हम दिखाते हैं। लीज एसेट जो भी है, रिसीवल, लीज रिसीवल वगैरह, वो दिखाते हैं हम यहाँ पर। लीज का केस होता तो, है ना, या लीज पेबल, जो भी लीज के हिसाब से इंडेक्स 116 का काम करते हैं। जैसे कोई कंटेनर का क्वेश्चन भी था, तो वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट था, तो उसको भी हम लीज एक्सपेंसेस मानते थे ओवर द लीज टर्म। और यहां पर लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है, इसलिए यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा रहे हैं। और क्या ये भी ओवर द पीरियड ऑफ द लोन एमोटाइज होगा? जी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्या हम पैसे देते तो वो एमोटाइज होता? जी नहीं। वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हम रिकॉर्ड करके दिखा देते, बात खत्म। तो इसलिए आप इसमें मत बोलिएगा कि सर क्या फ्यूचर में, क्या इस फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हम एमोटाइज करेंगे? जी नहीं। ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हमारी पूंजी हमने फंसा दी है, वो वहां पर रहेगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो इंडेक्स 27 के हिसाब से आपको उसे रिकॉर्ड करना है, जो भी हमने सीखा था, कॉस्ट या फिर एज पर इंडेक्स 109। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जो इन्वेस्टमेंट या जो भी सब्सिडरी में करते हैं, उसमें तो हम क्या करते हैं? एसेट, लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ दिखा के गुडविल दिखाते हैं, तो वो सारा चीज हमें करना होता है। बट यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको समझना है, ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इतने का दिखाएंगे। तो ये तो मैंने जर्नल एंट्री पास किया इन द बुक्स ऑफ XYZ, है ना। अब जर्नल एंट्री बात आएगी, ABC के बुक्स में भी तो जर्नल एंट्री होगा। ABC के बुक्स में ABC को पैसा मिला है, ABC को पैसा मिला है कितना? बैंक में पैसे आए हैं कितने? 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपए इस बैंक में पैसे आए हैं। क्या ABC को ये पैसा चुकाना है? नहीं, प्रेजेंट में ABC को चुकाना है 751314। ABC को देखा जाए तो प्रेजेंट में जितना पैसा मिला है उतना चुकाना ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 751314। तो ये लोन का फेयर वैल्यू, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ABC के लिए, तो ABC के लिए लाइबिलिटी तो इतने का ही हुआ। मतलब ABC को पैसे मिले इतने, बट इसका लाइबिलिटी हुआ इतने, तो बाकी का बच्चा कुछ हम क्या मानते हैं? इक्विटी, है ना। तो इक्विटी, बाकी का क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा 248686। और मैंने समझाया था इक्विटी का मतलब कि जहां पर आपको पैसा चुकाने का ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब मुझे कितने पैसे मिले,
मैं हमेशा लाइबिलिटी, जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं बोलूंगा। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं देखूंगा मुझे फ्यूचर में कितने चुकाने, जितने मुझे फ्यूचर में चुकाने पड़ेंगे उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू जो भी है वो लाइबिलिटी होगा, और जो नहीं चुकाना वो इक्विटी होगा। तो यहाँ पर इतने पैसे तो कभी चुकाने ही नहीं है, चुकाने तो इतने ही, ऑब्लिगेशन तो इतना ही चुकाने का, ये चुकाने का तो ऑब्लिगेशन ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये इक्विटी बन गया, है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल आया ना, कैपिटल का पैसा आया, इसे हम एक्चुअली लिखते हैं ऐसे, कैपिटल का पैसा है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, और ये इक्विटी है, ये क्या है, इक्विटी है यहाँ पर आपका। तो मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मान लीजिए मैं एक्स वाई जेड हूं, आप एबीसी हो, मैंने आपको पैसे दिए हैं, यानी आपको पैसे मिले हैं, तो मैंने जो पैसे दिए हैं 10 लाख रुपीस मैंने दिए हैं, और देखिए आपको 10 लाख मिले हैं। अब यहां पर मैं देखूंगा मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इतना है, तो इतना ही फाइनेंशियल एसेट होगा। आपको देना कितना है, इतना, तो इतना ही फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, है ना। लेकिन मुझे, मैंने तो ज्यादा पैसे दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने दिया ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। और ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एसेट जब मैं पैसे देता हूं तब कभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट में आप ये समझिएगा, एक साइड में होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, यानी इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी इधर होता है लेफ्ट साइड में, है ना, जो पुराना बैलेंस शीट के हिसाब से बताया, और इधर होता है फाइनेंशियल एसेट और प्रीपेड एसेट, और क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, जो भी आपका ये इधर आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, जरूरी इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको 10 लाख रुपीज दिया, लेकिन मुझे प्रेजेंट वैल्यू में मिलेगा 7 लाख, तो 7 लाख का फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा। बाकी का 3 लाख क्या करूंगा, बाकी का 3 लाख में देखूंगा कि मैं किसको दे रहा हूं, मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं, एम्प्लॉय मुझे बाद में सर्विस देगा तो मैं प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट दिखा दूंगा, मैं सब्सिडरी को दे रहा हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा दूंगा, है ना। तो ये डेटा डिपेंड करेगा कि मैं किसको दे रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट, और अगर मान लीजिए प्रीपेड लीज है तो मैं यहाँ पर प्रीपेड लीज दिखा दूंगा, ये दिखा दिया। अब आपको पैसे मिले, तो आपको 10 लाख मिले, तो 10 लाख जो आपको मिले उसमें आपको देखना है कि चुकाना कितना है, 7 लाख चुकाना है, तो 7 लाख लाइबिलिटी, और बाकी का बच्चा कुछ क्या, 3 लाख इक्विटी हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये फंडामेंटल समझाना बहुत जरूरी था, मैंने समझाया। तो यहां पर मैं फिर से बना रहा हूं एक्स वाई जेड का बैलेंस शीट समझाने के लिए। देखिए, एक्स वाई जेड ने पैसे दिए 10 लाख रुपीज, इतने पैसे दिए एक्स वाई जेड ने, है ना। और एक्स वाई जेड का प्रेजेंट वैल्यू में आ रहा है 751,314, तो ये फाइनेंशियल एसेट इतने का दिखा देगा। बाकी का बच्चा क्या दिखाएगा, ये प्रीपेड तो दिखा नहीं सकता, एम्प्लॉय का केस नहीं है, लीज का केस नहीं है, सब्सिडरी का केस है, तो बाकी का दिखा देगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। बस बात खत्म। देखिए बैलेंस शीट मैच हो रहा है, ये नील हो जाएगा, बैलेंस शीट दोनों साइड मैच हो रहा है। और इधर अगर मैं एबीसी की बात करूं, एबीसी की बात करूं, एबीसी को पैसे मिले हैं, 10 लाख रुपीस मिले हैं, है ना, मिले हैं, तो ये बोलेगा कि लेकिन इसे चुकाना है, जो है चुकाना है इसे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना है, 751,314 चुकाना है, और बाकी का क्या होगा, फिर इक्विटी हो जाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्विटी। तो आपको ये समझना है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी के साथ इक्विटी है, जितना बचा वो इक्विटी हो जाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जितना बचा वो इक्विटी, पर फाइनेंशियल एसेट में जितना बचा वो इक्विटी नहीं है ना। तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं देखूंगा कितना चुकाना है और कितना नहीं चुकाना है, जो चुकाना है वो लाइबिलिटी, जो नहीं चुकाना है वो इक्विटी। मैंने पैसे दिए हैं तो जो मिलेंगे वो फाइनेंशियल एसेट, जो नहीं मिलेंगे वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, प्रीपेड एसेट, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो मेन चीज जरूरी था आपको पढ़ाना, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, बट ये जरूरी था आपको समझाना, ताकि आपका ओवरऑल सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो यहां पर ऑल टुगेदर हमने पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग लिया अच्छी तरीके से। अब आगे का भी फर्दर मैं आराम से आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए, जर्नल एंट्री यहाँ पर एक्स वाई जेड का मैं अब यहाँ पर ही समझा सकता हूँ मैं आपको। एक्स वाई जेड ने पैसे दिए हैं, लोन इतने का आ गया, है ना, पैसे तो 10 लाख दिए हैं, जिसमें फाइनेंशियल एसेट होगा इतने का, ये फाइनेंशियल एसेट ही है, लोन टू एबीसी इतने का होगा। बाकी का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, देखिए डीम्ड इन्वेस्टमेंट, डीम्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। बाकी का क्या आ जाएगा, डीम्ड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखा था वही हो गया, डीम्ड मान लेंगे उसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, है ना। आप लिखिएगा डीम्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखिएगा एग्जाम में, ये इतने का आ गया, और बाकी आपका ये आ गया। और अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी को पैसे मिले 10 लाख रुपीस,
टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, है ना, 751315, क्योंकि इतना ही चुकाना है, बाकी चुकाना नहीं, तो बाकी क्या हो गया, इक्विटी हो गया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लिया डीम्ड, और इक्विटी यही देखिए इक्विटी, तो मैंने भी तो ये कहा था ये इक्विटी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए समझ में आया पूरा अच्छे से कि लाइबिलिटी में जितना चुकाना है उतना लाइबिलिटी, जो नहीं चुकाना है वो इक्विटी। पैसे मिले हैं, जो चुकाना है लाइबिलिटी, जो नहीं चुकाना है इक्विटी, बात खत्म। तो जीरो ईयर में तो ये एंट्री पास हो जाएगा। अब आगे हम एवरी ईयर क्या करेंगे। अब देखिए एवरी ईयर के लिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, यहीं से समझा देता हूँ मैं। देखिए मैंने फाइनेंशियल एसेट यानी लोन दिखाया 751314 का, है ना, ये फाइनेंशियल एसेट मैंने दिखाया, एक्स वाई जेड हूं मैं, और एबीसी ने फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखाया 751314, बाकी तो इक्विटी दिखाया, एबीसी ने मतलब नहीं है। अब क्या होगा, इस फाइनेंशियल एसेट लोन पे हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा ना, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट चढ़ेगा एट द रेट 10%, क्योंकि 10% से तो पुल किया है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट एट द रेट 10% चढ़ाएंगे। आप देख सकते हो हमने 10% से ही पुल किया था, है ना, तो हर साल हम 10% चढ़ाएंगे, तो इस पे 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा, 751314, सॉरी 7513 इंटरेस्ट चढ़ेगा, ये इंटरेस्ट चढ़ गया आपका। और ये इंटरेस्ट इनकम है, मैंने तो लोन दिया है, तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, पीएल में जाएगा, इनकम के नाम पे पीएल में जाएगा, इंटरेस्ट इनकम के नाम पे 75131, और ये लोन बन जाएगा आपका कितने का, 751314 प्लस 75131, है ना। इतना आ गया। अब इस पे वापस से क्या होगा, 826445। अब नेक्स्ट ईयर फिर से इंटरेस्ट चढ़ेगा, सेकंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 10% का, 82644, ये भी आपका पीएल में जाएगा, 2644 प्लस 82644, 909089। फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा थर्ड ईयर का, 90909 पकड़ लीजिए, 8.9 आता तो 9 पकड़ लिया मैंने, प्लस 90909, यार है आपका 2 रुपया कम है, यानी 10 लाख बन रही है, 10 लाख बन गया मान लीजिए, अप्रोक्स 2 रुपया कम है, उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, ये 10 लाख बन गया। सेम यहाँ पर तो देखिए ये वाला सेम यहाँ पर लाइबिलिटी के केस में भी क्या करेगा, 75131 पहले साल चढ़ाएगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा इसके लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस में दिखाएगा यहाँ पर, पीएल में चार्ज करेगा 75131 ब्रैकेट में, फिर से पीएल में चार्ज करेगा सेकेंड ईयर में 82644, फिर से थर्ड ईयर में पीएल में चार्ज करेगा 90909, और ये इनकम दिखाएगा हर साल, एक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ये दिखा दिया जाएगा। और अल्टीमेटली यहां पर भी क्या होगा, 82644 90909 हर साल का इंटरेस्ट लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली लाइबिलिटी 10 लाख हो जाएगा। और फाइनली फिर क्या होगा, ये लाइबिलिटी को पेमेंट करके डिस्चार्ज कर देगा पैसा देके, है ना, और इसको भी पैसा मिल जाएगा, ये कैश रिसीव्ड हो जाएगा इसका। तो ये कहानी होना है, तो उसी का हम एंट्री पास करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर में एबीसी की मैं बात करता हूं, पहले नहीं, पहले मैं एक्स वाई जेड की बात करूंगा। तो एक्स वाई जेड का ये तो हमने एंट्री पास किया ही, है ना, एक्स वाई जेड का जीरो ईयर का एंट्री पास किया। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट बढ़ेगा टू इंटरेस्ट इनकम, ये फाइनेंशियल एसेट हो गया ऊपर वाला, देखिए इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है ना, 751314 से 826445 पे ले जा रहा है, तो ये आपका इंटरेस्ट इनकम हमारा एसेट को बढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए देखिए इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है 75131, फिर से सेकंड ईयर में इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है 82644, फिर से थर्ड ईयर में इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है 90909, और एंड में अब क्या होगा, 10 लाख पूरा हो जाएगा। तो देखिए फाइनेंशियल एसेट इंटरेस्ट इनकम फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, अल्टीमेटली मेरा फाइनेंशियल एसेट 10 लाख का हो जाएगा। और मुझे फिर जब पैसे मिल जाएंगे 10 लाख रुपीज, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, इतना पैसा मुझे मिल जाएगा,
सब्सिडरी से, और लोन जो 10 लाख का था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले लोन डेबिट कितने का हुआ, 751,315 लोन डेबिट हुआ, फिर इंटरेस्ट के नाम पे इतना लोन डेबिट हुआ, ये चारों मिला के 10 लाख का लोन डेबिट हो चुका, और बाद में पैसा आएगा तो लोन आपका क्रेडिट हो जाएगा, 10 लाख का लोन क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री पास कर रहा है, कुछ नहीं, हमने जो ये बनाया इसी से हम एंट्री पास कर रहे हैं। देखिए इतना सबसे पहले आपने दिखाया लोन का, और इंटरेस्ट इनकम, लोन टू इंटरेस्ट इनकम, लोन टू इंटरेस्ट इनकम, लोन टू इंटरेस्ट इनकम, पेमेंट आ जाएगा तो बैंक टू लोन, बस बात खत्म। और सेम आपका एबीसी के केस में उल्टा होना है, इंटरेस्ट खर्चा लाइबिलिटी को बढ़ाता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस मेरा उधार को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फिर से इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फिर से इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और लास्ट में एबीसी पैसा चुका देगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक, बस बात खत्म। तो ये देखिए यहां पर भी ये लिखा हुआ है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी इतने का दिखाएगा, बाकी इक्विटी इक्विटी में पड़ा रहेगा, उसका कुछ करना नहीं होता रीमेजरमेंट कुछ भी, और उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं चढ़ते। तो हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, लाइबिलिटी इतने का हो जाएगा, पेमेंट चला गया तो लाइबिलिटी आपका नील हो जाएगा। तो उम्मीद है ये एंट्रीज आप आराम से पास कर पाओगे, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर बी पूरा आपको पढ़ा दिया, सिनारियो बी मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 इयर्स, 10% मार्केट का रेट पे, होल्डिंग और सब्सिडरी का पढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक और चीज बचता है कि हमने ये बात किया XYZ में क्या एंट्री होगा, एबीसी में क्या एंट्री होगा, सीएफएस बताना है। देखिए सीएफएस में एंट्री कुछ होगा ही नहीं, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कट जाएंगे, है ना। लोन टू एबीसी और लोन फ्रॉम XYZ, एक का फाइनेंशियल एसेट दूसरे का फाइनेंशियल लायबिलिटी कट जाएगा, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है ना, तो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल कट जाएंगे, एक को देना है एक को मिलना है, एक का इंटरेस्ट खर्चा है एक का इंटरेस्ट इनकम है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी तो कंसोलिडेट बनेगा, तो वहां पर इनकम और एक्सपेंस कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली सीएफएस में तो सारी एंट्री कट ही जाएगा, कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर आपका, इसलिए आपका पूरा का पूरा एंट्री सीएफएस में कट जाएगा। उसके लिए बस एक लाइन आपको लिख लेना है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखिए, इन द सीएफएस द लोन एंड इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस विल गेट नॉक्ड ऑफ एज इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। इन सारे सिनारियोज पे, ऑल द 3 सिनारियोज पे, सारे सिनारियोज पे ये कट जाएगा। बस एक लाइन है नीचे, ये मैं समझाऊंगा लास्ट में आपको। तो मैंने पॉइंट नंबर बी आपको पूरा समझा दिया। सो अभी देखिए पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। अब यहां पर ये किस्सा नहीं होगा, क्यों पता है, मान लीजिए अब यहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन का कोई एक महत्व नहीं रहा, पता है कैसे, क्योंकि देखिए मैंने आपको 10 लाख रुपीस दिया है, और मैंने आपको क्या किया कि लोन आपको डिमांड पे रिपे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आज शाम को आपसे पैसा मांगू आपको देना पड़ेगा, आपसे मैं कल पैसा मांगू आपको देना पड़ेगा, आपसे मैं परसों पैसा मांगू आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद आपको देना, यहां पर ऐसा है कि लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, यानी जब मैं पैसा मांगू आपको मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अगर मैं आपको कंडीशन समझाऊं तो देखिए, 0th ईयर में देखिए 0th ईयर में मैंने आपको 10 लाख दिया है ना। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर की बात ही नहीं आती यहां पर, मुझे 10 लाख रुपए कब मिलेगा, फर्स्ट ईयर में क्या जी, नहीं, मुझे आज भी मिल सकता है 10 लाख रुपया। लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, मुझे कल भी मिल सकता है, मैं जब चाहूं आपसे पैसा मांग सकता हूं, तो मुझे कभी भी पैसा मिल सकता है। तो यहां पर क्या, लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, मैं जब चाहूं तब आपसे पैसा मांग सकता हूं। तो इसलिए यहां पर ऐसे सिचुएशन में कहानी कुछ और होगी, और यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह का कहानी नहीं होने वाला है, और पूरा का पूरा 10 लाख ही मैं लोन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे जब चाहूं पैसा मांग सकता हूं और आपको देना पड़ेगा। तो आप बोलिए जो फेयर वैल्यू है वो लोन का क्या होगा, जितना पैसा दिया वही फेयर वैल्यू होगा, क्योंकि 10 लाख रुपीज मैं आज शाम से भी आपसे ले सकता हूँ, शाम को भी आज आपसे, तो फेयर वैल्यू भी 10 लाख ही होगा। तो लोन इनिशियली रिकॉग्नाइज यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं है कि 751,314 पे दिखाएंगे और वगैरह वगैरह डीम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, वो नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन 10 लाख की मानेंगे, वही फेयर वैल्यू है, क्योंकि लोन आज भी मैं आपसे पैसा मांग लूंगा तो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा, मेरे बुक्स में मैं दिखाऊंगा लोन टू एबीसी टू बैंक 10 लाख रुपए, आप दिखाओगे बैंक टू लोन फ्रॉम XYZ 10 लाख रुपीज, और जब पैसे मिल जाएंगे तो उसका एंट्री रिवर्स कर देंगे, बस बात खत्म यहाँ पर, और कुछ करना ही नहीं है। तो वही यहाँ पर सिनारियो ए में लिखा हुआ है, सिंस लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड इट इज फेयर वैल्यू इक्वल टू कैश कंसिडरेशन गिवन। पेरेंट और सब्सिडरी दोनों फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी एट द अमाउंट ऑफ लोन गिवन में दिखाएंगे, और कोई इंटरेस्ट एक्रू नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड है, और रिपेमेंट होने पर दोनों एंट्रीज जो इन्होंने ओरिजिनेशन में पास किया उसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कोई इंटरेस्ट का खेला ही नहीं है। जैसे आप देखिए रिसीवेबल पेबल में,
मान लीजिए मैंने आपको गुड्स बेचा है 5 लाख रुपीस का, मैंने आपको गुड्स बेचा है 5 लाख रुपीस का, आपने मुझे आज पैसे नहीं दिए, और वो कहीं न कहीं रिपेबल ऑन डिमांड की तरह मुझे कल भी दे सकते हो, परसों, तरसों ऐसे करके कभी भी दे सकते हो। तो आप देखिएगा रिसीवल वगैरह में जनरली हम इंटरेस्ट नहीं चढ़ाते अनलेस हमें ये कंफर्म रहता है कि 1 साल के बाद पैसे मिलेंगे, तो अलग बात है। हम तब अलग बात है, हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। अदरवाइज़ हमें लगता है नहीं कल भी मिल सकता है, डिमांड के हिसाब से कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, तो वहाँ पर जनरली हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना, पूरा का पूरा रिसीवेबल ही दिखाते हैं और उसपे कोई फ्यूचर में इंटरेस्ट भी नहीं चढ़ता है उसमें। तो वही कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर आपका ये नॉर्मल रिसीवेबल की तरह पेबल ऑन डिमांड है। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं चढ़ेगा। लोन्स एंड एडवांसेस यानी लोन अकाउंट टू बैंक, और ये एबीसी दिखाएगा बैंक टू लोन। बस बात खत्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट में क्या पूछ रहा है। अगर रिपेबल ऑन डिमांड है तो आपको क्या करना है, आपको समझा दिया मैंने। इंटरेस्ट वगैरह का कोई खेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 years, इसलिए हमने सारा खेल रचा, क्योंकि इसमें पता है कि कब पैसे मिलेंगे। और थर्ड वाले में क्या पूछा, द लोन इज रिपेबल व्हेन एबीसी हैज फंड्स टू रिपे द लोन। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के हाथ में नहीं है, यहाँ पर एबीसी के हाथ में है। एबीसी के पास जब पैसा होगा तब एबीसी पैसा देगा। तो यहाँ पर एस्टिमेट किया जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड एस्टिमेट करेगा एबीसी से बात करके कि कब तक फंड्स अवेलेबल हो जाएगा, कब तक लगता है, क्या चांसेस है, कितने दिनों में पैसे मिल जाएंगे। लग रहे कि 3 साल में मिलेंगे, तो वही ये सेकंड वाला सेम किस्सा हो जाएगा। लग रहे कि 4 साल में मिलेंगे, तो उस हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे। मान लीजिए हमें लग रहा है हमें 4 साल के बाद पैसा मिलेगा, हमें लग रहा है हमें 4 साल के बाद पैसा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने 10 लाख रुपीज दे दिया, 4 साल के बाद पैसे मिलेंगे, नील नील नील, और 10 लाख रुपीज 4 साल के बाद मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10% से इसको खींचेंगे, और 10 लाख डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 683,013। तो इतने का दिखाएंगे, लोन अकाउंट इतने का दिखाएंगे 683,013, और बाकी का इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाएंगे टू बैंक 10 लाख। और आप क्या दिखाओगे, आप दिखाओगे आपको बैंक में पैसे मिले 10 लाख, तो लोन इतने का दिखाओगे, बाकी इक्विटी दिखाओगे अब यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, सारा खेल एस्टिमेशन करने का होगा, हमें एस्टिमेट करके पता होगा ना। यहाँ पर अब लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड नहीं बोल सकते, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड है, ऐसा नहीं है। एक्स वाई जेड चाहकर भी पैसा नहीं मंगा सकता, एक्स वाई जेड के पास अधिकार नहीं कि वो शाम को बोलेगा पैसे दे तो देना पड़ेगा, पर यहाँ पर अधिकार है एक्स वाई जेड के पास, वो जब पैसा मांगेगा तब देना पड़ेगा एबीसी को। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एबीसी के पास जब होगा तब देगा, तो एक्स वाई जेड के कंट्रोल में नहीं है। तो एक्स वाई जेड को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कब उसे पैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट करेगा। तो आईसी ने क्या कहा, आईसी ने कहा कि मान लेते हैं कि 3 साल में पैसा देगा, तो जो सिनारियो बी में हमने ट्रीटमेंट किया था वही सेम सिनारियो सी में हम ट्रीटमेंट कर देंगे। जनरली लोन विच इज रिपेबल व्हेन फंड्स आर अवेलेबल कांट बी स्टेटेड टू बी रिपेबल ऑन डिमांड, इसे रिपेबल नहीं माना जाएगा। रेदर द एंटिटीज नीड टू एस्टिमेट रिपेमेंट डेट 3 years, 4 years, 5 years जो भी है, और उसके हिसाब से मेजरमेंट करना होगा। इफ द लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड इन 3 years, इट्स मेजरमेंट विल बी द सेम इन सिनारियो बी, जो हमने सिनारियो बी में किया था वही कहानी होगा। 4 years होगा तो 4 years के हिसाब से करोगे, वो तो मैंने आपको समझाई दिया अच्छे से। ये कहानी खत्म। अब यहाँ पर बस एक ही बात बचता है, सीएफएस वाला। तो मैंने जैसे बताया था सीएफएस में तो सब कुछ कट जाएगा, है ना, सब कुछ कट जाएगा, लेकिन एक पॉइंट है इंडेक्स 21 में हमने पढ़ा था एक्सचेंज डिफरेंस वाला। देखिए, हाउएवर इफ द लोन इज इन फॉरेन करेंसी, exchange difference will continue to impact the statement of PL in accordance with Index 21। जैसे इंडेक्स 21 में मैंने पढ़ाया था कि एक्सचेंज डिफरेंस एलिमिनेट नहीं होता सीएफएस में, क्यों, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको एक्सचेंज के दरबार को खटखटाना पड़ेगा, और जब 4 साल 5 साल बाद जब रिव्यू होगा तो आपको उस टाइम का जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें खरीदना बेचना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का एक केस हमने पढ़ा था, वहां पर भी हम रखते थे, बट वहां पर हम ओसीआई में दिखाते थे। इंडेक्स 21 आपको याद होगा तो ये आप समझ पाओगे कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो हम उसे एलिमिनेट नहीं करते इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन में, वो पीएल में दिखाया जाता है। बस एक एक्सेप्शन था नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, वहां पर हम ओसीआई में दिखाते थे, क्योंकि वहां पर कभी भी वो आपका रिपेमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए ओसीआई में दिखाते थे वहां पर। तो ये इंडेक्स 21 का खेल आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूं। इसका रिविजनरी वीडियो भी है, आप रिविजनरी वीडियो को रेफर कीजिएगा, आपको वहां पर भी मैंने अच्छे से समझाया, डिस्कशन किया है। और जिसने भी इंडेक्स 21 मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इंडेक्स 21 अभी नहीं पढ़ा तो जब आप आगे इंडेक्स 21 पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन 28 अच्छे से कंप्लीट, तीनों सिनारियो हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से।